का मेरा एक्सपीरियंस है। आज अपन जो किसान भाई जो सारे इकट्ठे हुए हैं उसमें सिर्फ दो मुद्दे हैं जो आज अपने को समझने हैं। आज अपन जो इकट्ठे हुए हैं तो हम ये सोच रहे हैं कुछ आप हमको सिखा के जाओ और दो तीन चीज हम तारती सिखा दे वहाँ जो आगे काम आवेंगी। आज के जो मेन अपने जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर राकेश तंवर हैं। ये एमएससी एग्रीकल्चर हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। प्लांट ब्रीडिंग से इन्होंने एमएससी कर रखी है। ये आज अपने को दो चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक तो जो ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आईपीएम तकनीक, ये तकनीक क्या है भाई, कैसे ये काम करती है। दूसरा जाइडेक्स के बारे में बताएंगे, जो हमारी जो जाइडेक्स कंपनी है वो काम किस तरह से करती है, किस टाइम पे इसने काम करना शुरू करा था, आज के दिन क्या इसके प्रोडक्ट हैं, क्या इसका फ़ायदा है। और जो लास्ट का जो पेज है जो सारी चीज़ तारती बतावांगे वो आप ही चाल कर ग्राउंड पर देख कर आवांगे भाई। जो जो चीज़ तारती समझाई गई है वो ताकि हमें तारती दिखा सका, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी याद रहे कि ये चीज़ है क्या। तो ये मैं डॉक्टर राकेश तंवर को इनवाइट करूँगा। डॉक्टर साहब आप शुरुआत करें प्लीज। थैंक यू। तो सबसे पहले तो सारे किसान भाइयों ना मेरा हाथ जोड़ के राम राम जी। आज हम लोग अलग अलग 3 या 4 गांव के जो किसान भाई हैं वो इकट्ठे हुए हैं। कुछ ढाणी रिवासा से हैं, कुछ सामवान गांव से हैं, कुछ गैरणपुरा गांव से हैं और कुछ अपने लोकल सिपर गांव के हैं। तो आपने फुर्सत निकाल के मतलब यहाँ पे आए, उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रही बात नरमे की, और नरमे के अंदर ये तकनीक जिसका नाम है आईपीएम, तो मेरी आप सारे किसान भाइयों से मतलब हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो 15 मिनट या 20 मिनट या जो आधे घंटे का अपना जो ये सेशन है इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग इस आईपीएम तकनीक के बारे में समझ गए तो जो शुरू से आ रहे हैं ना जी कि खेती घाटे का सौदा, ये बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है जी। खेती से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं, खेती से बढ़िया कोई काम नहीं। लेकिन ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ किसान को जागरूक होने की, उसको ये पता करने की कि बीमारियां और कीड़े फसल में आते क्यों हैं, उनको रोकने के लिए कम से कम खर्चे के अंदर मतलब जो किसान भाई है वो कर क्या सकता है, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। और रासायनिक खाद जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास और जिंक, इनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करके एक संतुलित मतलब खाद का इस्तेमाल करें। चाहे उसके अंदर गोबर का खाद डालना पड़े हम लोगों को, चाहे उसके अंदर कोई दाल वाली फसल है वो ज़मीन में बुआनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग आपको ट्राई करेंगे, और बाकी भी जो किसान भाई ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आईपीएम के बारे में पूरा का पूरा 100% हम लोग खुल के समझा पाएँ और बता पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग बात शुरू करेंगे जी बीटी नरमे की। आज के दिन अगर आप भारत में बात करें तो अभी तक बीटी सेकंड जो है वो आ पाया है, बीटी थर्ड अभी तक आया नहीं, बीटी फोर्थ जो है, बीटी 4 जो है वो अभी शायद हो सकता है 5 साल या 10 साल आए ना। तो सबसे पहले अपने को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो बीटी है ये बीटी क्या है। जब शुरू में बीटी नहीं आया था तो उस टाइम पर कपास के अंदर 4 अलग अलग प्रकार की सुंडी का प्रकोप था। शुरू वाले में तो था 3 अलग अलग प्रकार की सुंडी का प्रकोप था, जिसमें एक तो सुंडी थी जी अमेरिकन सुंडी, जो आज अपने चने की फसल में आने लग रही है, या दूसरी मूंग की फसल में आने लग रही है, या फिर किसी जमाने में कपास के अंदर आया करती। अमेरिकन सुंडी जो है वो जो आप ये पौधा देख रहे हो ना जी, अगर उस जमाने के भी अपने कई किसान बैठे हैं, कईयों को याद भी होगा वो दौर जब अमेरिकन सुंडी का अटैक आया करता नरमे की फसल पे, तो उस टाइम पे पत्ता नहीं मिला करता खेत में जिसमें अमेरिकन सुंडी का अटैक होया करता, क्योंकि वो क्या करे करती, वो सिर्फ पत्ता खाया करती। उसके बाद फिर दूसरी सुंडी थी जिस सुंडी का नाम था गुलाबी सुंडी, यानी पिंक बोलवर्म। कई किसान भाई इसने टिंडे का कीड़ा भी बोलने लग रहे हैं, लेकिन वो कुल मिला के है गुलाबी सुंडी। उसका नुकसान क्या आया करता जी? उसका नुकसान आया करता सारा का सारा टिंडे के अंदर। उसके बाद में फिर एक सुंडी और थी जो
नरमे की ऊपर तक कोपड़ जो है, जो उसकी गोब है, उस गोब ने खत्म करा कर दी। और गोब ने खत्म करने की वजह से उस सुंडी का पुराने जमाने के किसान भाई फायदा भी मान्या कर दे। फायदा क्या मान्या कर दे कि बोले अगर यह गोब वाली सुंडी अगर आ गई नरमे में तो ऊपर तक कुप्पड़ जो है खत्म हो जाएगी और मेरा जो पौधा है वो क्या करेगा, साइड में फुटाओ बहुत सोना ले जाएगा, टिंडा सोना होगा। तो पंचायत होया करती है उस टाइम पर जिक्र चला करते, बोले फलाने का गोब की सुंडी आ गई, पैदावार ठीक होगी। तो ये 3 सुंडी थी। तो इन सुंडियों की वजह से अपना जो कपास है, जो अपना मतलब ये रुई है, इसका बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान जो है वो किसानों को देखने को मिला। उस टाइम पे एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सीटी पटेल, वे अपने साउथ के थे। उन्होंने एक पौधा तैयार कराया था और उस पौधे का नाम था बीटी कॉटन। ठीक है जी। शुरू में किसानों ने लगाया, लेकिन जो सीटी पटेल थे जिन्होंने, देखो उन्होंने तो बना दिया ये पौधा, बीटी कॉटन बना दिया, लेकिन उन्होंने इस बात का आइडिया था कि हम लोगों ने बीटी कॉटन अगर बनाई है तो ये प्रकृति के साथ में एक किस्म का खिलवाड़ है, क्योंकि हम लोग एक ऐसा पौधा बनाने लग रहे हैं जिसके ऊपर अगर गुलाबी सुंडी आओगी, जिसके ऊपर अगर अमेरिकन सुंडी आओगी, या जिसके ऊपर सपोर्टेड बोलवर्म जो गोब खत्म कर दिया अगर वो आओगी तो वो मर जाओगी। यानी आने वाले टाइम में उसकी प्रजाति चलेगी किस तरह, यहाँ तक समझ में आवा। तो उस टाइम पे उन्होंने ये बोला था कि हर किसान भाई को नॉन बीटी जो बीज है, नॉन बीटी का जो पौधा है, वो हर खेत के चारों तरफ 1-1, 2-2 खुड़ा में काटना है। बोले अगर अपन नॉन बीटी का 1-1, 2-2 खुड़ा में साइड में अगर निकाल देंगे तो जो बोले ये तीनों प्रकार की, चारों प्रकार की जो सुंडी है वो क्या करेगी, अपना जीवन चक्कर नॉन बीटी पौधे पे चला देगी और मेरा जो बीटी कॉटन है वो क्या होगा, सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ अपने तक पहुंची नहीं, उसमें कई सारे दोष है, आप किसान का भी है, अपना भी है, जो उस चीज़ के महत्व को नहीं समझ पाए। धीरे धीरे क्या हुआ जी, लगता गया, नॉन बीटी किसी ने लगाया नहीं। तो 2019 के अंदर महाराष्ट्र के, 2019 में नहीं, गुजरात में 2010 की साल में, आज तो 12 साल हो लिए उन बातों में, गुजरात के 4 डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें गुलाबी सुंडी की एक ऐसी प्रजाति पैदा हुई जिसने बीटी कॉटन के ऊपर भी आना शुरू कर दिया 2010 में गुजरात में। तो काफ़ी नुकसान जो है वो किसान भाइयों को वहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद में फिर वही गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो 2019 के अंदर आया महाराष्ट्र के अंदर। तो 2019 के साल में महाराष्ट्र के जो किसान थे उनको भी इस गुलाबी सुंडी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। उसके बाद क्या हुआ जी, 2021 में, यानी पिछले साल का जो अपना नरमा था, पिछले साल में अपने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये जो 3 अपने उत्तरी भारत के जो राज्य है, इनके अंदर भी यही सेम टू सेम गुलाबी सुंडी का अटैक किसानों ने देखने को मिला। और वो मिला कब, अगस्त के आखिर में या सितंबर के पहले हफ्ते में। क्योंकि अपने लिए क्या था किसान भाइयों, नया कीड़ा था। आपा तो देखा करते पत्ता पलट के सफ़ेद मच्छर, आपा तो देखा करते पत्ता पर पलट के हरा मच्छर, या फिर आप पत्ते ने पलट के देख लिया करते थ्रिप्स। गुलाबी सुंडी तो आपा ने देखी ही नहीं थी, पिछले कई साल हम नहीं देखी थी। तो किसान भाइयों ने उसके लक्षण समझ में नहीं आए। और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे किसान भाई आज भी इस टाइम पे ऐसे हैं जिनको गुलाबी सुंडी का जो नुकसान है, जो गुलाबी सुंडी के शुरुआती जो लक्षण हैं, वो अभी तक देखने को पता नहीं लग रहे कि ये लक्षण है। तो जब टिंडा खुला ना जी, और वो पूरा खुला, सही नहीं खुला, तो उस टाइम पर अपने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान भाइयों को पता लगा कि अपने खेत में तो गुलाबी सुंडी का अटैक बन गया। ऐसा ही था। पहली चुगाई पिछले साल बहुत बढ़िया हुई, दूसरी चुगाई और तीसरी चुगाई में वो नहीं निकाल पाया किसान, क्योंकि उसमें गुलाबी सुंडी का अटैक था। तो कहने का मोटी भाषा क्या है किसान भाइयों, ये जो बीटी कॉटन बना था, इसके अंदर सिर्फ एक ताकत होया करती कि इस पौधे के अंदर एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से इसके ऊपर सुंडी का आक्रमण हो नहीं सकता। और उस गुण को तोड़ने का तरीका ढूंढ लिया गुलाबी सुंडी में। ठीक,
तो जब भी कभी कोई ऐसी बीमारी, जब भी कभी कोई ऐसा कीड़ा जो एकदम से आपदा का रूप ले ले, एकदम से जब वो महामारी का रूप ले ले, जैसे पिछले 3 साल से या 2 साल से कोरोना एक महामारी के रूप में फैला है, तो जब भी कोई महामारी आती है, जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, जब भी कोई ऐसी बीमारी आती है, तो उस समय पे साम दाम दंड और भेद सारे तौर तरीके अपनाए जाते हैं कि कैसे भी करके ये बीमारी या कैसे भी करके ये जो कीड़ा है इसके बारे में, इसके अटैक को या इसके आक्रमण को मैं रोक लूं। उसके अंदर अकेली ये दवाइयाँ नहीं है जो अलग अलग प्रकार की आने लग रही, उसमें वो सारे तौर तरीके हैं। जैसे सबसे पहला तौर तरीका उसमें क्या था, वो बताने से पहले थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आपको गुलाबी सुंडी के जीवन को समझाने के लिए। अगर आप देखोगे जी, गुलाबी सुंडी जो है ये 4 चक्कर में अपना जीवन पूरा करती है जी। इसकी 4 अलग अलग जनरेशन है। सबसे पहली जो जनरेशन है वो तो है ये फिड़कली। ये देखो, अगर फेरोमोन ट्रैप अगर आपको ये दिख रहा होगा इसके अंदर, ये संदीप भाई ने सिपर में अपने 40 के 40 एकड़ में मतलब फेरोमोन ट्रैप जून के पहले हफ्ते में या शायद मई के लास्ट में मतलब लगा दिए थे। और इसके अंदर ये जितने भी फिड़कली जो आप देखने लग रहे हो, ये सारी की सारी जो फिड़कली है ये गुलाबी सुंडी की अडल्ट है, यानी गुलाबी सुंडी की ये नर है जो आगे जाके अपने खेत में अंडा देगी। तो एक तो स्टेज क्या होगी जी, गुलाबी सुंडी की फिड़कली। फिड़कली के बाद में फिर दूसरी स्टेज है गुलाबी सुंडी का अंडा। गुलाबी सुंडी का अंडा इतना बारीक होता है जी, आपका कोई भी किसान भाई अगर उस गुलाबी सुंडी के अंडे को देखना चाहे तो नंगी आंखों से दिखाई देता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक है, बहुत ज़्यादा छोटा है। और एक गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है, ये जो फिड़कली आपने दिख रही है फेरोमोन ट्रैप में, एक गुलाबी सुंडी की फिड़कली एक बार में 200 से 400 अंडे बनाती है जी। अगर आप दड़ा भी मारो ना, अगर आप एवरेज भी मानो, तो एक गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है वो एक बार में 300 अंडे बनाती है। यानी खेत में एक गुलाबी सुंडी की फिड़कली जाने से 300 टिंडे खराब हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना जी। तो दूसरी स्टेज क्या होगी, अंडा। अंडे के बाद में तीसरी स्टेज, जब अंडा फूटेगा और उसमें तो जब सुंडी निकलेगी, तो शुरू की सुंडी जो निकलेगी वो इतनी बारीक होगी कि अगर आप बिल्कुल गौर से देखोगे ना जी, तब जाके वो सुंडी अपने को दिखाई देगी। बिल्कुल छोटी काले मुंह की और बिल्कुल क्रीम कलर का रंग, बारीक दिखेगी, बाल जैसी। ठीक वो जो सुंडी है वो फिर आगे जाके धीरे धीरे क्या करेगी, शुरुआत में फूलों में नुकसान करेगी। फूलों के बाद में फिर वो टिंडे में घुसेगी। टिंडे में घुसने के बाद में फिर गुलाबी सुंडी जो है वो 14 दिन तक टिंडे के अंदर ही अंदर रह के बिंदोड़ा खाएगी, उस बिंदोड़े को नुकसान करेगी। और जब वो खा पी के मस्त हो जाएगी और जब उसको दोबारा फिड़कली बनना होगा, जब उसको दोबारा अगली प्रजाति बनानी होगी, तब क्या करेगी, वो अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लेगी और उस खोल को हम लोग क्या बोलेंगे जी, प्यूपा। ठीक 8 दिन के बाद क्या होगा, उस प्यूपा से, उस कैप्सूल से क्या होगा जी, दोबारा फिड़कली उड़नी फिर शुरू हो जाएगी। तो इसका जो जीवन चक्कर है ये इस तरीके से चलता है जी। और 1 महीने का इसका जीवन चक्कर है, 1 महीने का। नरमा जो किसान भाई लगाते हैं, नरमा कितने दिन की फसल है जी, लगभग मोटा मोटा 150 दिन मानो आप। तो अगर किसी किसान भाई के खेत में अटैक आ गया, मान लिया अप्रैल के महीने में, जिसने अगेत लगा दी, जिसने मार्च में वैरायटी लगा दी, नरमा बिजाई कर दिया और अप्रैल में 45 दिन में पहली फूल बोकी बनेगी, अगर उस टाइम पर किसी भी किसान भाई के खेत में गुलाबी सुंडी का अटैक आ गया, तो जब तक चुगाई कंप्लीट होगी ना जी, तब तक गुलाबी सुंडी की कैपीडिया के अटैक आ जाएंगे, 5 के। ठीक, अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो पौधा है ये पूरा 1 एकड़ है जी, सामने जो आप ये देख रहे, ये संदीप भाई का जो 1 एकड़ है सामने वाला, ये सबसे अगेत बिजाई का है।
और इस खेत में जब आप जाके देखोगे तो जितने भी पौधे पर आप निगाह मारोगे ना, जितने भी पौधे पर निगाह मारोगे, हर पौधे पे आपने टिंडा जो नीचे वाला है वो मिलेगा अधिक खिला। अगर आप इसमें खोल के देखोगे तो इसमें भी सुंडी मिलेगी आपने। यानी पहला अटैक जो है वो कहाँ पे दिखा? किसान के खेत में। इस खेत में कहाँ दिखा? इसमें। अगर पहली चुगाई का नरमा खराब हो गया, अगर पहली चुगाई की 2 मन या 3 मन जो आनी थी या 4 मन आनी थी, अगर वो ही खराब हो गया तो 3 मन का तो 4 मन का तो घाटा चला गया किसान को सबसे पहले। उसके बाद महीने भर के बाद में फिर दूसरा अटैक फिर बनेगा, और दूसरा अटैक जो बनेगा वो किस में बनेगा? इस टिंडा में। जब ये खिलना शुरू होगा ना, उस टाइम पर किसान में पता लगेगा कि इसमें भी गुलाबी सुंडी है। और ईब जो फल आने लग रहा है इस खेत में, आप देखो एक बारी, आपने गुलाबी रंग के सारे फूल नजर आने लग रहे होंगे। ये गुलाबी रंग के फूल अपने नजर जरूर आने लग रहे हैं, लेकिन हमारा आइडिया यो है कि इस खेत में काफी टाइम से हम लोग काम कर रहे। सुबह से इस खेत के अंदर हमने काउंटिंग करी है, फूलों को खोल खोल के देखा है, तो लगभग 70% से ज्यादा फूलों में गुलाबी सुंडी, जो ये गुलाबी दिख रहे हैं अपने को, उसमें भी है। तो किसान की झोली भर जाएगी इस खेत में। अपने देश का किसान का अगर चूल्हा चलेगा तब अपने देश की प्रगति है जी। और अगर अपने किसान के देश के किसान का अगर चूल्हा जलना बंद हो गया तो अपने देश की अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि नरमा अपनी ऐसी फसल है जो अपने जीडीपी के अंदर 18% का योगदान देती है। यानी किसान भी गए, बाकी और भी गए, और अपने देश की अर्थव्यवस्था पे भी इसका असर पड़ा। तो इसको रोके कैसे? इस अटैक को रोके कैसे? अटैक तो दिख गया, तो इस अटैक के लिए या इस टाइप की महामारी के लिए अपने 1972 के साल में एक नाम दिया गया था, और उस नाम को बोला गया था ये IPM। IPM का मतलब है जी एकीकृत कीट प्रबंधन। यानी वो सारे तौर तरीके हम लोग अपनाएं, वो सारे जोर हम लोग लगा के देखें जिससे बीमारी को या गुलाबी सुंडी को खेत में आने से आप रोक दें। वे सारे तौर तरीके। सबसे पहला तरीका क्या था? संदीप को पूछना आप, जो जिनका खेत में आज हमने ये प्रोग्राम कर रखा है। आज से लगभग 1.5 महीना पहले हमने यहाँ पे एक मीटिंग करी, तो उस टाइम पे संदीप को और बाकी किसानों को हमने बताया था कि जो गुलाबी सुंडी है वो इस साल नरमे के अंदर कहाँ से आएगी। एक तो वो रास्ता बंद करना है अपन। वो रास्ता क्या था जी? पिछले साल की अपनी जितनी भी बछंती पड़ी है, जितनी भी बछंती पड़ी है, अगर उनको किसान जला दे या उनको मच्छरदानी से ढक दे या उनको खेत से दूर अगर छोड़ दे, तो अगर पिछला साल के टिंडे में तो अगर फिड़कली निकलेगी, ये जो फिड़कली इसमें दिखने लग रही है, अगर ये निकलेगी और अगर उसको नरमे का फूल नहीं मिलेगा तो वो क्या होगी? वो खेत में अटैक आने से रुक जाएगी। पहला काम। तो संदीप भाई ने क्या करा, इसके ये जो खेत ना जिसमें अपन लाइव देखेंगे गुलाबी सुंडी का 70% से ज्यादा नुकसान, इसका जस्ट बगल में जी कम से कम मान के चलो आप 10 ट्राली बछंटी की पड़ी है रोड के परली तरफ। तो इस खेत में अटैक आने का कारण क्या बना? वो बछंटी। इसमें कोई दवाई का खर्चा था अपना? कोई दवाई का खर्चा था? सिर्फ क्या करना था? उसको प्लास्टिक से ढक देना था, या उसको टाइम से पहले खेत से बाहर निकाल देना था, या उसको जला देना था। अगर हम लोगों ने वो काम कराया होता, हमने करवाया है। लगभग हरियाणा के 600 एकड़ ऐसे हैं जो 100% IPM तकनीक यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे चल रहे। 600 एकड़ वो सारी बछंटियां हमने हटवाई, जलवाई। अगर कोई नहीं जला पाया तो पॉलीथीन से ढका। सबसे पहला काम तो सबसे पहला काम तो ये होया। फिर भी बाय चांस मान के चलो कि भाई अपन ने तो अपनी बछंटी खेत की हटा दी, पड़ोसी ने नहीं हटाई, तो फिड़कली तो उड़ के उसमें से भी आ सकती है जी। गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली वो उड़ के उसमें से भी आ जाएगी। तो उसको खेत में अंडा बनाने से कैसे रोकें? उस चीज के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी जो ये IPM तकनीक है, इसमें दूसरा हथियार है ये फेरोमोन ट्रैप। दूसरा हथियार
ये जो फेरेमोन ट्रैप है ये आने वाले टाइम की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। जब तक BT 3 या BT 4 या कोई सुंडी का मतलब हल नहीं निकल जाएगा तब तक हमें फेरेमोन ट्रैप के ऊपर जाना पड़ेगा किसान भाइयों। ये जो फेरेमोन ट्रैप है इसका महत्व बताता हूं मैं जी। होता क्या है, देखो आप हम सारे पशु रखते हैं, भैंस रखा आप सारे। जब भैंस को अम्मा में आना होगा, जब उसको संभोग की जरूरत होगी तो वो क्या करेगी, तार देना शुरू करेगी, ठीक, वो बोलना शुरू करेगी। तो ये उसकी क्या है, वो निशानी है। इसी तरीके से जो बछंटियों में से गुलाबी सुंडी निकलती है ना जी, उसमें से 50% जो गुलाबी सुंडी की फिड़कली है वो नर होती है और 50% गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है वो मादा होती है। और जैसे बछंटी में से निकलते ही 24 घंटे के अंदर अंदर उनको संभोग करके और अंडा बना देना होता है। तो जब भी कभी मादा फिड़कली जो है गुलाबी सुंडी की, जब उसको अंडा देना होगा तो वो अपने अंदर से एक दुर्गंध निकालेगी, अपने अंदर से वो एक दुर्गंध निकालेगी और उस दुर्गंध को महसूस करके खेत में कहीं भी अगर नर होगा तो वो क्या करेगा, उस दुर्गंध से आकर्षित होगा और रात के समय फिर 12 बजे से लेके और 3 बजे के बीच में, क्योंकि इनको धूप से नहीं होती गुलाबी सुंडी को, रात के समय पे ये क्या करेंगे, खेत में जब हम सब सोए होंगे तो उस टाइम पे जो मादा फिड़कली और जो नर फिड़कली है गुलाबी सुंडी की, वो खेत में उड़ेगी और वो अंडा देना शुरू करेगी। तो वो जो दुर्गंध निकलती है जी मादा फिड़कली के अंदर से, उस दुर्गंध को बोला जाता है फेरेमोन। तो ये जो फेरेमोन ट्रैप है, इन फेरेमोन ट्रैप के अंदर एक कैप्सूल लगता है, बहुत सस्ता है, 20 रुपए 25 रुपए का एक कैप्सूल आ जाता है जी। वो अगर किसान भाई अपने खेत के अंदर ये फेरेमोन ट्रैप अगर लगा ले, एक खेत में 2 3 4 या 5 अपनी पॉकेट के हिसाब से अगर 4-5 ट्रैप अगर लगा ले, तो जैसे बछंटियों से फिड़कली निकलेगी उसको 24 घंटे के अंदर अंदर वो दुर्गंध चाहिए और वो दुर्गंध के चक्कर में क्या करेगी, वो सीधा इस ट्रैप के अंदर आ जाएगी। और अगर नर ट्रैप के अंदर आ गया तो मादा चाहे खेत में उड़ती रहो, अंडा उससे कम बनेगा या ज्यादा बनेगा जी, बताओ थोड़ा है? अंडा कम बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं। पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें ना जी, पूरे भारत नहीं सारे विश्व की अगर हम लोग बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत बड़ी संस्था है, जिस संस्था का नाम है कापी, CAPI। जो कापी है संस्था, वो काम करती है खेती के ऊपर। उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। वहाँ का डाटा ये कहता है कि अगर कोई भी किसान अपने खेत के अंदर कुछ भी ना करे, अगर फेरेमोन ट्रैप भी लगा दे गुलाबी सुंडी के, तो 60% ना जी। तो दूसरा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM तकनीक के अंदर दूसरा स्टेप है कि फेरेमोन ट्रैप खेत में लगने चाहिए। लगाए, बहुत कुछ किसानों ने लगाए, लेकिन हर किसान फेरेमोन ट्रैप को नहीं लगा पाया। संदीप ने भी लगाए, लास्ट में जाके लगाए। जिस टाइम पर संदीप ने इस खेत के अंदर ट्रैप लगाए, उस टाइम पर पहला खेड़ का जो टिंडा था वो लगभग छोटा साइज का बन चुका था, यानी अटैक इसमें आ चुका था। ठीक, तो दूसरा पहलू क्या होगा जी, ट्रैप लगा देना। उसके बाद में फिर गुलाबी सुंडी की जो अलग अलग प्रकार की दवाइयां हैं, देखो कौन सी दवाइयां डालेंगे अपन, या तो अपन डालेंगे प्रोफेनोफोस। मैंने मीटिंग शुरू करने से पहले आप सबसे पूछा कि आपने पहले स्प्रे के अंदर क्या इस्तेमाल करा जी। लगभग आप सारे किसान भैया ने क्या बोला कि हमने या तो थायोमेथोक्सम और उसके साथ में प्रोफेनोफोस ये मिला के डाला, या फिर किसी किसान ने कुछ डाला, किसी किसान ने कुछ डाला। लेकिन ये जितनी भी दवाइयां हैं, जितनी भी रासायनिक दवाइयां हैं, और खास करके जो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड के अंदर आने वाली दवाइयां हैं, जैसे बाईपेंथ्रीन, साइपरमेथ्रिन, जो साइपर हम लोग ज्वार में डालना, उसके बाद में फिर फैन प्रोपेथ्रीन, ठीक है जी, जिनके पीछे थ्रिन लग रहे हैं,
और या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट दवाई जैसे प्रोफेनोफॉस। कोई भी एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है, चाहे आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करो, हर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि पहले झटके में सिंथेटिक दवाइयों पे किसान ना जाए तो फायदा है। वो फायदा क्या है कि अगर सिंथेटिक दवाई, मान लिया आपने प्रोफेनोफॉस इसके अंदर डाल दी, ठीक, तो प्रोफेनोफॉस जाने की वजह से क्या होगा, जो सफेद मच्छर है, जो चिट्टा मच्छर है, अभी तक तो आप बात गुलाबी सुंडी की कर रहे थे, अब कहानी आ गई सफेद मच्छर की। तो जब पहले स्प्रे में हार्ड दवाइयों पे किसान अगर जाता है जी, तो उससे क्या होता है, सफेद मच्छर का अंडे देने की कैपेसिटी में बहुत बड़ा एकदम जंप आ जाता है। तो सारे एरिया में क्या हुआ, सफेद मच्छर का अटैक बनया या नहीं बनया। जितना हार्ड स्प्रे सिंथेटिक पायरेथ्रोइड दवाइयां नरमे में पहले स्प्रे में या दूसरा स्प्रे में अगर जाओगी, तो सफेद मच्छर की जो मादा है वो बिना नर के भी अंडा बनाना शुरू कर देती है, उसको नर भी नहीं चाहिए। यानी जितने ज़्यादा हार्ड टेक्निकल, जितनी ज़्यादा हार्ड दवाइयाँ मतलब पहले झटके में जाओगी, उससे क्या होगा, सफ़ेद मच्छर भी बढ़ेगा, जो हरियाणा में बढ़ा, ठीक। तो इन दवाइयों को हर यूनिवर्सिटी कहती है कि आप आखिर में जाओ। कब जाओ, जब अपनी नरमा 110 दिन के आसपास हो जाए, 120 दिन की हो जाए या 100 दिन से ऊपर की हो जाए, और पहले स्प्रे के अंदर करो सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल, सिर्फ नीम ऑयल। क्योंकि नीम ऑयल प्रकृति के अंदर एक ऐसी अद्भुत दवाई है, प्रकृति ने खुद बना रखी है। कोई भी किसान अगर नरमे के खेत में अगर पहला स्प्रे नीम ऑयल का अगर करता, ये आईपीएम तकनीक का तीसरा चरण है, तो नीम ऑयल का स्प्रे करने की वजह से क्या होता, जो सफ़ेद मच्छर था वो भी कंट्रोल में रहता, जो हरा मच्छर था वो भी कंट्रोल में रहता। और गुलाबी सुंडी के लिए आप मानोगे नहीं, सिर्फ एक नीम ऑयल ऐसा है। मेरी बात हुई आज से लगभग 1.5-2 महीने से लगातार बात हो रही है। पंजाब के अंदर डॉक्टर विजय सिंह हैं, जो सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि आज तक गुलाबी सुंडी के अंडे पे सिवाय नीम कोई भी दूसरी दवाई कारगर नहीं है, कोई भी दूसरी कारगर दवाई नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करा, संदीप भाई के ये जो बाकी एकड़ है ना जी, इस 1 एकड़ को छोड़ के बाकी एकड़ है, इन सारे खेतों के अंदर पहले स्प्रे में स्प्रे हुआ है सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल। तो उसकी वजह से क्या होया, गुलाबी सुंडी का अगर अंडा बना होगा वो भी रुका। नीम ऑयल का खेत में स्प्रे हुआ, पत्ते के ऊपर क्या हुआ, कड़वाहट आई, पत्ते में खारापन आया। तो खारापन आने की वजह से जो ये गुलाबी सुंडी की फिड़कली है, इसको जब अंडा देना था, तो जिस खेत में नीम ऑयल का स्प्रे हो गया, उस पर गुलाबी सुंडी ने अंडा या तो दिया नहीं, और दिया तो फिर बहुत कम दिया, समझ रहे हो। और इस खेत में गुलाबी सुंडी की फिड़कली ने क्या करा, ज़्यादा अंडा दिया, क्योंकि शुरुआत में इसमें नीम ऑयल गया नहीं, दूसरी दवाई गई। उसकी वजह से क्या हो गया, इस खेत के अंदर सफ़ेद मच्छर बढ़ गया, जो बाकी खेतों में नहीं बढ़ा। तो आईपीएम तकनीक का तीसरा चरण क्या था जी, कि पहले स्प्रे के अंदर सिवाय नीम ऑयल के कोई भी दूसरा किसी भी प्रकार का सिंथेटिक पायरेथ्रोइड दवाई या ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे प्रोफेनो है, इन चीज़ों का इस्तेमाल पहले स्प्रे में ना लेके जाए किसान। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले स्प्रे के अंदर सिर्फ नीम का स्प्रे करने की सलाह। जो मर्जी करते, ज़रूरी नहीं जाइडेक्स का करते, किसी भी कंपनी का नीम लेके करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें जाइडेक्स के जाइको नीम की, तो सिर्फ एक नीम ऐसा है जाइडेक्स का जिसका नाम है जाइको नीम, ये वाला, जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित एक फॉर्मुलेशन है, नैनो टेक्नोलॉजी। बाकी जो भी नीम अगर मिलेंगे वो सारे के सारे नीम क्या होंगे, या तो पीपीएम बेस होंगे, यानी पार्ट पर मिलियन, 10,000 पीपीएम, 15,000 पीपीएम, 50,000 पीपीएम,
और ये अकेला नीम कैसा था, ये नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित नीम ऑयल था, जाइकोनिम, जिसकी वजह से क्या हुआ, पौधे में ना तो हार्ड दवाई गई, प्योर नीम ऑयल गया, और नीम ऑयल का स्प्रे होया तो उससे क्या हो गया, ना फिड़कली आई, ना अंडा बना, ना सफ़ेद मच्छर ज़्यादा बढ़ा, ना हरा मच्छर ज़्यादा बढ़ा, और ना ही पौधे के ऊपर, क्योंकि नीम है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो नरमे के पौधे पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, IPM तकनीक का एक तीसरा चरण हो गया, नीम ऑयल का स्प्रे करना। 2-3 पहचान और बताऊंगा मैं, आप सारे कॉटन लगाने वाले किसान भाइयों जी, 3-4 पहचान बताऊंगा, आप में से कोई भी किसान अगर एक बार उठ के आ जाए तो थोड़ा और हम लोग इसके ऊपर खुल के बात कर सकते हैं। गुलाबी सुंडी की अगर आपने पहचान करनी है तो उसका थोड़ा सा तरीका मैं आपने बता देता हूँ जी। अगर हाँ जी, आ जाओ जी। अगर किसी भी भाई ने खेत में ये देखना है कि गुलाबी सुंडी का अटैक है या नहीं है, तो उसके 3-4 लक्षण हैं, उसमें से एक लक्षण है ये, अगर नरमे का फूल पूरा खुलने की बजाय, नरमे का फूल पूरा खुलने की बजाय अगर बीच में से चिपका हुआ हो और बाकी पत्ते किनारियों से बाहर निकले हुए हो, यानी गुलाब के फूल की तरह अगर नरमे का फूल हो जाए, तो ये गुलाबी सुंडी की एक पहचान है। तो आपने ये मीटिंग खत्म करके अपने खेतों में जाके ये देखना है कि क्या ये इस प्रकार का फूल आपके खेत में बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो वो क्या होगा, रोजेटेड फ्लावर हो गया, यानी गुलाबी सुंडी का अटैक है। अगर नहीं बना तो इससे बेहतरीन बात अपने लिए हो ही नहीं सकती। एक बार इसको खोलो अंकल जी, आराम से खोलो। क्या मिला है? कुछ भी नहीं इसके अंदर। सुंडी तो है ये, इसका वो खा लिया ना, सुंडी है ये भी। हाँ, गुलाबी सुंडी। तो एक तो ये पहचान है जी। होता क्या है, दोबारा इसके लाइफ साइकिल पे आते हैं। एक सेकंड योग पर, इसके लाइफ साइकिल पे आते हैं जी। हमने बात शुरू करी थी, गुलाबी सुंडी अंडा बनाएगी, वो अंडा कहाँ बनाएगी वो भी आपको बताता हूँ मैं। एक सेकंड पकड़ना इसको। जो ये देखो नीचे वाला जो हिस्सा है, जो कवर है फूल के नीचे, इस कवर को बोला जाता है कैलेक्स। ये टिंडे पर भी मिलेगा आपने और फूल पर भी मिलेगा। ये नीचे वाला हिस्सा, ये देखो जी, जो कवर है ना, गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है वो रात के समय 12 बजे से 3 बजे के बीच में जब उड़ती है और जब अंडा बनाती है तो वो इसके ऊपर अंडा छोड़ती है। 4-5 दिन तक वो जो अंडा है वो अंडा क्या रहेगा, अंडे के रूप में रहेगा। छठे दिन फिर उसमें से क्या होगा, बिल्कुल बारीक बाल जैसी सुंडी जो है वो निकलेगी, वो फूल के अंदर घुसेगी। कई बारी आपको यकीन नहीं होगा, वो टिंडा तो छोड़ो, जो कली खिलती है ना ऊपर जी, जो फूल खिलने से पहले वो पीले रंग की कली सी रहती है ना, उस कली के अंदर भी जो सुंडी है वो घुस जाती है बिना फूल खिले, या फूल में भी। तो ये क्या करेगी, क्योंकि इसको गर्मी से डर लगता है, तो ये क्या करेगी, फूल को कवर करेगी, और कवर करने के बाद बीच में जाड़ा बना के, और ये जितना भी इसका भाग है, ये देखो आप, इसको खाना शुरू करेगी बीच वाले। ठीक, और वैसे आपको शायद नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप इसको बारीक हटा के दिखाइए, एक बारी इसको बारीक एक बारी हटा के दिखाओ। अगर इसको बारीक आप हटा के देखोगे तो ये अपने आपको एक जाले के अंदर लपेट के रखती है। ये देखो आप, ये जो सुंडी है गिर गई वो तो फूल में मिलेगी। एक लक्षण और है, 10 या 20% का अनुमान है उस चीज़ का, जब नरमे के पौधे पर गुलाबी सुंडी जब अंडा देती है तो ये जो नीचे वाले पत्ते हैं जी, ये कवर, इसको बोलते हैं जी ब्रैकेट।
तो अगर अंडा देगी तो पौधा भी अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, इसको खोल देगा ऐसे। तो अगर खुली हुई फूल बोकी अगर आपको दिखे तो खुली हुई फूल बोकी भी 10 या 20% क्या है, गुलाबी सुंडी की एक पहचान है। तो ये पहचान भी कर सकते हो। 14 दिन के बाद जब ये टिंडा बन गया, यहाँ से घुसेगी। घुसने के बाद गुलाबी सुंडी जो है वो अपने ही मल से ऊपर छेद को बंद कर देगी, और छेद को बंद करने के बाद फिर टिंडे के अंदर घुसेगी और 14 दिन तक लगातार बिंदोड़ों को खाती रहेगी, 14 दिन तक। और जब 14 दिन लगातार खाएगी और खाने के बाद में फिर जब उसको दोबारा फिड़कली बनानी होगी तो उस टाइम पे वो अपने ऊपर चढ़ा लेगी एक खोल। दोबारा कोई भी किसान भाई आ जाओ जी, ये ऐसे हाथ कर ले बड़ी। खोल चढ़ाने के बाद ये जो है इनको बोलते हैं जी प्यूपा। ये देखो आप, इसने सुंडी ने क्या करा, अपने ऊपर खोल चढ़ा लिया। इसको देसी भाषा में आप क्या समझा सकते हो जी बाकी किसानों ने? ये देखो कैप्सूल सा बना लिया, ठीक, बताओ। कैप्सूल बनेगा। कैप्सूल का है ये, क्या लग रहा है जी? कैप्सूल ही हो गया जी, मतलब कैप्सूल जैसा लग रहा है, ऐसे सांप के ऊपर कांगड़ी चढ़ जाएगा ऐसा है। हाँ ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे जी, ये जो बिल्कुल बारीक है ना जी, ये देखो आप, इसको बोलेंगे कैप्सूल या प्यूपा। 8 दिन तक गुलाबी सुंडी जो है वो ऐसे प्यूपा बन के पड़ी रहेगी, ऐसे ही। अब जो नीचे वाला है, ये जो टिंडा है, ये देखो आप, सुंडी ने इसमें नुकसान करा, इसको खाया, इसके बिंदोड़ों को खराब कर दिया। खराब करने के बाद फिर इसने क्या करा, सुंडी ने अपने ऊपर खोल चढ़ा लिया। खोल चढ़ा जब तक ये क्या हो गया, टिंडा खुल गया। और 8 दिन के बाद फिर खोल में से छिलका उतर के और फिड़कली दोबारा उड़ी, उसने दोबारा फिर अंडा दिया, दोबारा फिर कहानी स्टार्ट हुई, दोबारा फिर कहानी शुरू हुई। तो उसकी वजह से क्या होगा, शुरू के चुगाई में भी सुंडी, दोबारा टिंडा बना उसमें भी सुंडी, और जो ऊपर फूल आया उसमें भी सुंडी। तो ये जो खेत आप देख रहे हैं बिना आईपीएम का खेत है, इसमें अलग अलग दवाइयाँ गई है, प्रॉपर तकनीक से नहीं गए। बाकी जो 39 एकड़ आप हमारे साथ चल ना, आप जाके देखना, पहले सारे खेत में फेरोमोन ट्रैप लगे, पहले स्प्रे के अंदर जाइकोनीम स्प्रे हुआ बाकी 39 एकड़ के अंदर। उसके बाद जब दोबारा स्प्रे करने का समय आया तब हमने मौके का जायजा देखा कि सफ़ेद मच्छर है या कम है या ज़्यादा है। तो अगर हमें ज़्यादा लगा तो उस टाइम पे फिर क्या करा, सफ़ेद मच्छर के लिए कोई ना कोई दूसरा रिकमेंडेड जो पेस्टिसाइड है उसकी सलाह दी, वो गया, उसके साथ में नीम गया। जितने भी 39 एकड़ देखोगे आपको, इन सारे 39 एकड़ के अंदर खेत में पोजीशन दिखेगी ये वाली। सारे जितने टिंडे खुल रहे हैं आईपीएम वाले प्लॉट में जी, वो बिल्कुल साफ खुल रहे हैं, कोई गुलाबी सुंडी उसके अंदर नहीं है। जो 39 एकड़ है आईपीएम तकनीक पे है। अगर आप ऊपर से टिंडा देखोगे, टिंडे पे किसी भी प्रकार का आपको छेद भी नहीं मिलेगा, जो गुलाबी सुंडी का बाहर निकलने का एक लक्षण है। एक सीधा सा ये टिंडा है, ये बिना आईपीएम वाले खेत का है। एक किसान भाई से ये और दिखवाऊंगा मैं, तोड़ना एक मिनट इसको। किसान भाई खेत में जाएगा और देखेगा कि बहुत बढ़िया टिंडा लग रहा है। जब 14 दिन का अपना जो लाइफ साइकिल है गुलाबी सुंडी का, जब 14 दिन तक वो लगातार खाएगी जी, खाने के बाद में कुछ प्रतिशत जो सुंडी है वो छेद करके और फिर जमीन में गिरेगी, और जमीन में जाने के बाद में अंकल जी वही दोबारा कैप्सूल अपने ऊपर चढ़ा लेगी और जमीन में तो दोबारा फिर फिड़कली उठ जाएगी। ठीक, तो अगर आप इस टिंडे को देखोगे, एक बारी आप इसको खोल के देखो, इसमें एक बारीक सुराख बन रहा है, ये देखो
तो एक पहचान ये है, आप इसको खोल के देखो, अगर आप इसने खोलोगे इसमें भी गुलाबी सुंडी मिलेगी या टिंडा काना मिलेगी। क्या मिला है जी? ये गुलाबी सुंडी की पहचान बिल्कुल सही है। तो सारे किसान भाइयों से मेरी दोबारा फिर यही विनती है कि खेतों में जाके सही निरीक्षण करो। अगर फिर भी आपको अगर बीमारी समझ में ना आए, अगर आपके कीड़ा समझ में ना आए, हम लोग जाइडेक्स की तरफ से आप सारे किसान भाइयों को सेवा देने के लिए तैयार है जी। हम लोगों के फ़ोन नंबर ले लो, आपके खुद के खेत में जाके 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, आप लगभग 70 किसान आए हो, सबके खेत में जाके और टाइम के हिसाब से जिस सलाह की ज़रूरत होगी वो सलाह देने की कोशिश हम करेंगे जी। तो मोटा मोटा यही है, IPM तकनीक का मतलब ये है जी कि साम दाम दंड और भेद, चाहे केमिकल तरीका हो, चाहे फिजिकल तरीका हो, चाहे बायोलॉजिकल तरीका हो। नीम का स्प्रे करना कोई किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, ये बायोलॉजिकल तरीका है। जब कोरोना आया था हमने काढ़ा पिया था उस टाइम पे, तो काढ़ा कोई पैरासीटामोल नहीं थी, लेकिन वो क्या था, वो एक बायोलॉजिकल तरीका था जिससे अपने शरीर के अंदर ताकत बनी। तो बायोलॉजिकल के ऊपर जाओ शुरुआत में। एक आज हम लोग आप सारे किसान भाइयों के साथ में एक हमारा प्रोजेक्ट है नया, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जी, जिसका नाम है प्रकल्प संजीवनी। सरसों में अभी तो देखो कपास का समय गया, अब हमने अगली फसल की भी तैयारी करनी है, अगली फसल को भी हमने बढ़िया पैदावार पे लेके जाना है। तो सरसों की खेती के लिए हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रकल्प संजीवनी। और प्रकल्प संजीवनी प्रोजेक्ट के अंदर हम सबसे पहले आप सारे किसान भाइयों के खेतों में जो भी हमारे साथ करना चाहेगा, सबसे पहले तो गोबर का खाद तैयार करवाएंगे। गोबर का खाद नॉर्मली जो किसान डालता है वो 7 से 8 ट्रॉली 1 एकड़ की डालता है जी। हमने नरमे में लगभग 500 एकड़ के अंदर गोबर का खाद तैयार करवा के, फंगल डिकम्पोजिशन करवा के, जैविक पाचन करवा के तैयार करवाया, नरमे में वो डलवाया। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, ना नरमे के उस खेत में DAP गई, ना उस खेत में सुपर गया, ना उस खेत के अंदर पोटाश गया, ना उसके अंदर यूरिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो खेत 20 मन 22 मन की पैदावार पे है। सिर्फ प्रॉपर IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और INS यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो गोबर की खाद तैयार करवाओ। गोबर की खाद तैयार करवाने के लिए हमारे पास ज़ाइटोनिक गोधन करके एक टेक्नोलॉजी है। हम लोग ऐसा गोबर का खाद बना देंगे जी, 45 दिन का समय लगेगा बस। जहाँ भी गोबर का खाद आपका पड़ा है उसको हल्का सा छिदाना है, 1 फुट 1.25 फुट तक की उसकी हाइट रखनी है। ट्रॉली के हिसाब से ज़ाइटोनिक गोधन जो है उस ट्रॉली गोबर के खाद के अंदर डालना है और उसमें थोड़ा पानी डालना है। ये जो सैंपल है ये पिछले साल जो नरमे के टाइम पे हमने शुरू करवाया था वो सैंपल है। आज मैं आपने दिखाऊं हूँ, करना एक बारी अंकल जी। ये गोबर का खाद है जी, ऐसा गोबर का खाद हम लोग बना देंगे। 45 दिन का समय लगेगा, ना बदबू आएगी गोबर में कच्चे की। जितने भी प्रकार के मित्र जीवाणु होंगे वो सारे के सारे मित्र जीवाणु इस गोबर की खाद में तैयार कर देंगे। और अब की बार सरसों की खेती में सिर्फ आधी ट्रॉली गोबर का खाद तैयार कराया हुआ, बिजाई से पहले वो छिंटा मरवाएंगे, उसके बाद बिजाई करवाएंगे। तो ये हमारे प्रकल्प संजीवनी की सबसे पहली सीढ़ी है। खाद कैसा लग रहा है अंकल जी? कोई बदबू आने लग रही? ना कोई बदबू नहीं है, नरम है। हाँ नरम है। लग रहा है कि ये गोबर का खाद है? ना नहीं लग रहा। तो इस टाइप का गोबर का खाद भी तैयार करवाएंगे जी। तो अभी तक का हमारा ये था।
अभी ये माइक का छोड़ के आपको हम लोग लाइव दिखाएंगे। आपसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जी, हाथ जोड़ के थोड़ा सा पेशेंस रखियो। और आप सबसे पहले जाना है इस खेत के अंदर जी, ठीक। ये बिना IPM तकनीक के खेत है। उससे जो अगला खेत है वो है जाइडेक्स का, जिसमें पूरा का पूरा 100% IPM तकनीक गई है। आपने इस खेत के अंदर सुंडी का अटैक देखना है, साइड में डोल है, उसके बाद देखना है। तो सिर्फ ये 2 चीज़ करनी है जी। उसके बाद हम लोग जो भी कुछ रिफ्रेशमेंट है, जो चाय वगैरह है, वो करेंगे। और उसके बाद फिर कोई भी अगर आपका सवाल होगा तो वो सवाल हम लोग उसका जवाब देंगे। एक चीज़ सिर्फ और बताना चाह रहा हूँ, जाइडेक्स के जाइकोनिम के अंदर ऐसी खासियत क्या है जिसकी वजह से इसका इतना बेहतरीन जो रिजल्ट है वो आया है। जो जाइडेक्स का जाइकोनिम है ये प्योर नीम ऑयल है जी। इस पैकिंग के अंदर जो नीम ऑयल है ये है 300 ml, और ऑयल है, तेल है, तो उसकी वजह से क्या है, ये चिकना है और पानी के अंदर घुलता बहुत कम है। अगर सरसों के तेल को पानी में मिलाएंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके का तेलीय होता है नीम ऑयल। ये 100% प्योर नीम ऑयल है। जब आप निकालोगे तो आपको इस टाइप का लगेगा, ठीक है जी। इसको अगर आप पानी में घोल के देखोगे तो पानी में ये घुलेगा नहीं। थोड़ा सा पानी डाल के दिखा दो। और ज़्यादातर जो नीम ऑयल जो मार्केट में उपलब्ध है उनसे अलग सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक तो प्योर नीम ऑयल है, वो जल्दी पानी में घुल जाते हैं, ये जल्दी सी घुलता नहीं है। और इसको घोलने के लिए थोड़ा पानी डाल दो इसमें, बस। ये देखो जी, तेलीय गुण है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नीम ऑयल है वो घुलता नहीं है और दोबारा से ऊपर आ जाता है। तो अगर आप एक तो इसका स्प्रे हो, इस टाइप के नीम ऑयल का स्प्रे हो, वो ना पौधा सही तरीके से ले पाएगा, ना पत्ते के ऊपर लंबे समय तक वो ठहर पाएगा, ठीक। जाइडेक्स का जो जाइकोनिम है, जो मैंने शब्द इस्तेमाल कराया है नैनो टेक्नोलॉजी। एक जाइडेक्स के जाइकोनिम के साथ में एक ये जाइटोनिक नीम एक्टिव है। जाइटोनिक नीम एक्टिव सिर्फ नीम ऑयल को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके इसके तेल के अंश को खत्म करने के लिए दिया गया है। जाइटोनिक नीम एक्टिव अगर इसके साथ हम लोग मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, जो दवाई है, जो नीम ऑयल है, उसके गुण और भी काफ़ी कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर बाय चांस किसी भी किसान भाई को कोई दूसरी दवा भी मिलाने की अगर ज़रूरत पड़ती है नीम ऑयल के साथ, तो वो दूसरी दवा अगर कम डोज के अंदर भी हम लोग रखें तो जाइटोनिक नीम एक्टिव की वजह से वो दूसरी दवाई भी पूरा 100% काम करेगी। तो इन दोनों को पहले मिक्स करना होता है जी, स्प्रे करने से पहले। अगर आप इसको देखोगे तो तेल का सारा हिस्सा खत्म करके और इसको बहुत बेहतर तरीके से ये घोल देता है। तो अगर नीम ऑयल जाइकोनिम स्प्रे करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, खाली बाल्टी के अंदर जाइकोनिम डालना है, उसके बाद जाइटोनिक नीम एक्टिव डालना है, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये हाथों हाथ मतलब तैयार हो जाए। और उसके बाद 150 से 200 लीटर पानी के अंदर घोल बना के खेत में स्प्रे करना है। तो ये कारण है जिसकी वजह से रिजल्ट ज़्यादा बढ़िया आए हैं। इसमें लगता है जी तेल बाहर आ गया होगा, अब लग रहा है ये ऑयल है। तो यही नैनो टेक्नोलॉजी है। एक गांव सिपर के अंदर आपके एरिया में बहुत बड़ी समस्या है जी, और वो है कि अपनी जो ज़मीन है वो मारू हो चुकी है, सैलिनिटी मारू ज़मीन हो चुकी है। जब दूसरे खेत में हम लोग जाएंगे, इस वाले खेत में तो ताज़ा जोड़ का पानी लग के बिजाई हुई है, बाकी जो खेत है उनके अंदर ट्यूबवेल का पानी लग के बिजाई हुई है। ज़मीन में वो दम नहीं रह रहा जो पहले होना चाहिए था, खारा पानी ज़्यादा पूरे गांव सिपर के अंदर लगता है। तो सरसों के समय से ये जो हमारा प्रकल्प संजीवनी जो प्रोजेक्ट है, पहले गोबर का खाद तैयार होगा,
गोबर का खाद तैयार होने के बाद पहले पानी पे हमारा एक प्रोडक्ट है जाइडेक्स का, जिसका नाम है जाइटोनिक एम। ये वाला जाइटोनिक एम आपके खेतों के लिए 100% रामबाण हो सकता है जी। इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सैलिनिटी, यानी जिस खेत में नमक की मात्रा ज़्यादा है, नमक में सोरे की मात्रा ज़्यादा है, अगर उस खेत में जाइटोनिक एम अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमारी ज़मीन भुरभुरी भी होती है, नरम भी होती है और उपजाऊ भी होती है। जो नमक है उसके असर को भी ज़मीन से ये ख़त्म करता है। और जितने भी प्रोडक्ट आप देखोगे, एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसका पर्यावरण के ऊपर कोई नुकसान हो, जिसका किसी कीड़े के ऊपर, किसी दूसरे मित्र कीट के ऊपर नुकसान हो। जाइकोनिम जिस खेत के अंदर हमने स्प्रे करवाया, उसके 1 हफ्ते के बाद हमारा खुद का तजुर्बा है कि जितने भी प्रकार के मित्र कीट है, जैसे मकड़ी का जाड़ा, जिस खेत में जाइकोनिम स्प्रे हुआ उसमें मकड़ी का जाड़ा ज़्यादा बना है। तो मकड़ी का जाड़ा अगर ज़्यादा बनेगा तो थोड़ा बहुत जो सफ़ेद मच्छर है वो भी रुकेगा। अलग अलग प्रकार के जो मित्र कीट है वो खेत में ज़्यादा पनपे हैं, जिसकी वजह से सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर की जो तादाद है वो नीचे रही है। और आईपीएम का मकसद किसी भी कीड़े को मारना नहीं है जी। हम अगर गुलाबी सुंडी को 100% अगर मार देंगे तो क्या वो सही काम होगा अपने लिए? बिल्कुल भी सही काम नहीं होगा। आईपीएम के अंदर हर चीज को नियंत्रण में रखा जाता है, उस लेवल पे रखा जाता है कि नुकसान ना हो। तो यही सारी आईपीएम है। अभी सारे मेरे किसान भाइयों तो रिक्वेस्ट है जी, एक बार आप इस खेत में चलना, उसके बाद मैं तुरंत उसमें दूसरे में चला तो आईपीएम वर्सेस नॉन आईपीएम का हम लोग लाइव देख लें। तो चल सकते हो जी? आ जाओ। इसको ऑफ कर देना, ऑफ कर देना। चलो सर। ये 2 चीज देखो, ये तो खिल रही है, साफ है जो खिल रही है कुछ प्रतिशत। ये देखो आप, ये देखो जैसे ये देखो ये छेद बना रहे हैं। जो आप हमने बताओ टिंडा पे पाओ किसान टिंडे पे पहचान देखो, ये दाग हो रहे, ये दाग छेद मिला।